गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी, इसको पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में हम फिनिश करेंगे। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। माता पिता से उनके कैरेक्टर का बच्चों में ट्रांसफर हो जाना हेरिडिटी कहलाता है। फादर ऑफ हेरिडिटी यानी जिन्होंने बहुत बिग कंट्रीब्यूशन दिया हेरिडिटी को समझने के लिए, वो है ग्रेगर जोहान मेंडल। तो फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी पूछा जाता है तो आपको ग्रेगर जोहान मेंडल ही लिखता है। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग को हम लेते हैं क्योंकि इसको हम रिलेट कर सकेंगे। अगर लेस से एक ह्यूमन का बच्चा है तो ह्यूमन के जैसे उसकी आंख, नाक, मुंह, ये सब सारी चीजें होंगी, बेसिक डिजाइन वैसे ही होगी। ह्यूमन का बच्चा है तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि वो बकरी का बच्चा हो जाए, राइट? तो बेसिक डिजाइन चेंज नहीं होती, तो इसमें ज्यादा किसी साइंटिस्ट को कंफ्यूजन नहीं था। ह्यूमन है तो ह्यूमन ही पैदा होगा, राइट? लेकिन एक ही माँ बाप की दो संतानें होती हैं, उनके फेस अलग होते हैं, यानी वेरिएशन होती है। ये चीज साइंटिस्ट को परेशान करती थी कि एक ही पेरेंट की दो औलादें अलग अलग फेसेस की कैसे हो जाती है। बेसिक डिजाइन जो था, जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह और ह्यूमन के जैसे दिखना, इसमें चैलेंज ज्यादा नहीं था। वो तो दिखता ही था, उसमें ज्यादा कोई मिस्टीरियस चीज लोगों को लगती नहीं थी। लगती थी कि एक ही माँ बाप की दो औलादें हैं, अलग अलग फेस की हैं, तो क्या कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंग टू ये सब चीजें हो रही हैं कि नहीं। तो किस तरह का रूल अप्लाई करना है उसी को बताया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। बाद में इनके बताने के बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए और आज एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उसमें हम हेरिडिटी, वेरिएशंस, एवोल्यूशन, ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं। तो अभी तक ये हमें समझ में आया कि इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिट होना, ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का। प्रीवियस जनरेशन से जब ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स तो एक बेसिक डिजाइन, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन ही होगा, बकरी का बच्चा है, बकरी है तो बकरी का बच्चा बकरी के जैसा होगा। ये एक बेसिक डिजाइन है, राइट? और साथ ही साथ कुछ चेंजेस भी होते हैं, जैसे दो ह्यूमन, एक पेरेंट के दो बच्चे होते हैं, अलग अलग फेस के होते हैं, राइट? तो अलग अलग फेस के क्यों हो जाते हैं, इसी को हम हेरिडिटी में यानी इस चैप्टर में स्पेशली पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से हमारा शरीर बना है। हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए मॉलिक्यूल से, करेक्ट? तो ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी पेयर्स को अगर सेपरेट करोगे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट? 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से 22 पेयर्स जो होंगे उनको बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। और जिसमें एक पेयर क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो एक पेयर क्रोमोसोम होता है लास्ट वाला, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वही डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। बच्चा एक लड़का होगा या लड़की होगी, राइट? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, अब जब ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डिवीजन भी होता है, सेल का डिवीजन, इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11 में पढ़ोगे। तो सेल का डिवीजन, एक सेल है डिवाइड करेगी दो से चार, इस तरह से होता है, राइट? तो जब सेल डिवाइड करती है तो उसके साथ क्रोमोसोम भी डिवाइड हो जाता है। जैसे किसी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 46 है, अब उसमें डिवीजन होगा तो 23 हो जाएगा, राइट? तो 23 मदर की तरफ से हो जाएगा और 23 फादर की तरफ से हो जाएगा। जब वो दोनों मिलेंगे तो बच्चे में फिर से 46 हो जाएगा, राइट?
तो 23 क्रोमोसोम माँ की तरफ से, 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आएंगे, 46 हो जाएगा, यानी 23 पेयर्स फिर से हो जाएगा। तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कांस्टेंट ही एक ह्यूमन स्पीशीज में बना रहता है। अब जब ये सेल का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम भी डिवाइड होता है। अब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम लेस से ये है, राइट। तो जब डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम की एक जो आर्म है इससे आके टच करेगी, तो इसका कुछ चीज़ इसमें चला जाएगा, इसका कुछ चीज़ इसमें चला जाएगा, तो चेंजेस होंगे, जिसको वेरिएशन का नाम हम देते हैं। तो इसलिए एक माँ बाप की दो औलादें अलग अलग फेस की होती हैं, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो उसमें चेंजेस ज़रूर हो जाते हैं। कॉपी जब होती है तो उसमें ऐसा समझ लो हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एरर आ जाती है, तो वही एरर वेरिएशन के फॉर्म में एक ह्यूमन बीइंग के बच्चों में दिखती है। तो एक ही पेरेंट के दो बच्चे होंगे तो उनके फेस अलग अलग आपको दिखेंगे, राइट। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ओवरलैपिंग मतलब इस तरह से क्रॉस करेंगे तो उनके क्रोमोसोम जो होंगे, क्रोमोसोम के कुछ पार्ट इसमें चलेंगे, इसका इसमें चले जाएगा, तो जिसकी वजह से वेरिएशन है। रिजल्ट्स इन वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज मोर वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशन ज़्यादा होगी, क्योंकि सेल डिवीजन में ओवरलैपिंग उस तरह से होगी तो उसमें वेरिएशन भी ज़्यादा। अब एक माँ से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है, तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल है, तो वेरिएशंस या चेंजेस उसमें ज़्यादा दिखेंगे। यही छोटे छोटे चेंजेस अगर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक होते रहते हैं तो साइंटिस्ट ने बताया है कि एवोल्यूशन इसको हम बोलते हैं, यानी एक नई स्पीशीज ही हो जाती है, एकदम डिफरेंट, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इस पर्टिकुलर स्पीशीज से आ रही है, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते नहीं है, एक ही पेरेंट होते हैं, तो उसमें जो डिवीजन होता है इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है, क्योंकि भाई दो लोग होंगे मिक्स करेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन वैरायटी तो वही दिखेगी ना। एक है खुद ही है, जैसे अमीबा डिवीजन करेगा तो अमीबा देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, एक ही जैसा दिखेगा, तो वेरिएशन तो है नहीं, राइट। अब वेरिएशन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत जगह होती है। जैसे मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डिवीजन हो रहा है। अब बैक्टीरिया अलग अलग कंडीशन में उनको सर्वाइव करना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं, हम उनमें ऐसी वेरिएशन है कि उस पर्टिकुलर पीएच पे वो जिंदा रहते हैं, दूसरे बैक्टीरिया नहीं जिंदा रह सकते। लेट्स से कि कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज आई जिसमें एक इंडिविजुअल का वेरिएशन चेंजेस बॉडी में इस तरह है कि उस नेचुरल क्लैमिटीज से वो लड़ सका तो जिंदा रहा, दूसरा नहीं लड़ सका तो मर गया। अगर एक ही टाइप के इंडिविजुअल है, एक ही टाइप की उनके अंदर इम्यूनिटी है, रोग से लड़ने की क्षमता है, तो कोई रोग होगा तो पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। वेरिएशन होगा तो कुछ खत्म होगी, कुछ नहीं खत्म होगी, तो जो स्पीशीज रहेगी वो कंटिन्यू करेगी, राइट। तो वेरिएशन से फायदा ये हुआ कि अलग अलग कंडीशन में अगर इंडिविजुअल की कैपेसिटी अलग अलग है, वेरिएशन अलग अलग है, तो उसी हिसाब से कुछ लड़ेंगे और कुछ नहीं लड़ पाएंगे। जो नहीं लड़ पाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी, जो लड़ जाएंगे वो कंटिन्यू करेंगे। तो वेरिएशन होने से स्पीशीज आगे कंटिन्यू कर सकती है। वेरिएशन नहीं रहेगी तो किसी तरह की कोई एडवर्स कंडीशन आई तो उस एडवर्स कंडीशन में सबके सब मर गए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी उससे लड़ने की एक ही जैसी थी। अगर अलग अलग होती तो कुछ लड़ते जिंदा रहते और कुछ नहीं लड़ते तो शायद डेथ हो जाती, करेक्ट। तो वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, इससे एवोल्यूशन होता है और वेरिएशन से ही हम अलग अलग कंडीशंस में जिंदा रहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ग्रेगर जोहान मंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं या फादर ऑफ हेरिडिटी। 1822 से 1884 यानी ये इनका डेट ऑफ बर्थ है इनकी, ये जिस दिन ये इनकी मृत्यु हुई थी वो है। ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, एक मॉन्ग थे, मॉन्ग मतलब पादरी थे, जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, मस्जिदों में मौलवी होते हैं, राइट, उसी तरह से ये एक चर्च में मॉन्ग थे, राइट। बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट थे। बायोलॉजी का उतना, साइंटिस्ट तो थे, साइंस के बारे में इनको पता था, लेकिन बायोलॉजी के बारे में ये स्पेशलिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे।
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सैटाइवम, जो कि ये बॉटनिकल नेम है पी प्लांट का, और 6 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन इन्होंने दी। अब इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन दी तो जब तक ये जिंदा थे इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि मैथमेटिशियन थे, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास ही नहीं किया। लोगों का कहना था बायोलॉजिस्ट तो है नहीं, तो एक मैथमेटिशियन बायोलॉजी की बातें बता रहा है, ऐसा कैसा। दूसरा, उस टाइम पे जब मेंडल थे तो डार्विन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में दिया, तो ज़्यादा बात लोग उन्हीं की सुनते थे, तो इन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे मीडिया वगैरह जैसे न्यूज़पेपर वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, मतलब बहुत दूर तक इनकी बातें पब्लिश नहीं हो पाई, तो रिकॉग्निशन इनको नहीं मिला। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग देश में अपने अपने देश में एक्सपेरिमेंट किया, तो वो सेम कंक्लूजन पे पहुंचे जिस पे कि मेंडल पहुंचे थे। तो तीनों साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ, अरे इन्होंने तो बहुत पहले बातें बता दी जो हम आज बता रहे हैं। तो उनके ऑनर में इनको हमने बोला कि ये फादर ऑफ हेरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो मतलब जो बड़ा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अच्छा, मैथमेटिशियन होने से एक फ़ायदा इनको ये भी हो गया, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, तो ढेर सारे 20,000 प्लांट लेंगे, कैलकुलेशन करके सबका डेटा रखना, अरेंज करना, ये एक मैथमेटिशियन ही प्रॉपरली कर सकता है, तो फ़ायदा भी हुआ, राइट। अब इन्होंने पाइसम सैटाइवम जो पी प्लांट था इसको क्यों सिलेक्ट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बाइसेक्सुअल था, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं या बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल होगा तो बड़ा आसानी से, अगर मान लो किसी का स्टिग्मा है तो स्टिग्मा है और किसी एंथर है, एक ही दोनों में है, स्टिग्मा क्या होता है फीमेल, एंथर क्या होता है मेल। तो एंथर को काट दिया हमने, या एंथर को काट दिया दूसरे फ्लावर से लाके हमने पॉलिनेशन करा दी, राइट, या ऐसे ही छोड़ दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम किस तरह का फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं। बाइसेक्सुअल था तो बड़ा इजी था, दोनों चीज़ें साथ में अवेलेबल थी। शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, मतलब एक मटर का पौधा है 2-3 महीने में वो फल देने लगता है। अगर ऐसा पौधा ये सिलेक्ट कर लेते जो 1 साल में देता है या 10 साल में देता है, तो शायद 2 बार ही एक्सपेरिमेंट करते और इनकी डेथ हो जाती, राइट। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन इन्होंने सिलेक्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन्स को ये स्टडी कर सके। इजी टू हैंडल, छोटा प्लांट होता है, अगर आम का पेड़ होता बड़ा सा तो इनको पॉलिनेशन कराना होता तो इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, बड़ा मुश्किल होता। इजी था, इतना बड़ा प्लांट है तो आसानी से यहाँ वहाँ पे जा सकते थे और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनमें कैरेक्टर जैसे सीड का कलर, सीड की साइज, सीड का शेप, फ्लावर, वो प्लांट की लेंथ, तो बड़े कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल डिफरेंट, जैसे छोटा प्लांट बड़ा प्लांट, अब बड़ा प्लांट उससे थोड़ा सा, ये कंट्रास्टिंग नहीं हुआ, बड़ा प्लांट है उससे थोड़ा छोटा प्लांट, ये तो कंट्रास्टिंग हुआ, एक बड़ा प्लांट एक छोटा प्लांट, एकदम कंट्रास्टिंग, एकदम अलग अलग कैरेक्टर। तो इजी था इनके लिए कैरेक्टर्स को स्टडी करना कि किस तरह से कैरेक्टर पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। देखो बच्चों, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, तो क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा जीन की तरह काम करने लगेगा। जीन कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, ये एक प्रोटीन बना के बता। जैसे मान लो कोई पर्सन लंबा होगा तो उसके लंबेपन की जीन उसके क्रोमोसोम पे पहले से ही होती है, जब वो पैदा होता है तभी होती है। तो वो जीन इस तरह की प्रोटीन बनाती है कि वो पर्सन लंबा होता है। तो यानी जीन क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जिसको हम जीन बोलते हैं, ये कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एलील फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ में 2 चीजें हो सकती, हाइट की 2 चीजें हो सकती है, या तो लंबा हो सकता है या तो शॉर्ट हो सकता है। तो जो टॉल है और जो डॉर्फ है ये एलील है, टॉल है और ये जो डॉर्फ है ये एलील है, लेकिन हाइट एक कैरेक्टर है, राइट। हाइट एक कैरेक्टर, उसमें टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, राइट। जैसे ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप, अब ये क्या है, ये तो एलील है।
ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो ये एलील है, लेकिन कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप। करेक्ट। होमोजाइगस का मतलब सेम सेम। देखो जैसे किसी प्लांट की लेंथ को आपको दिखाना है तो कैपिटल टी एक ही टाइप का है, जीनोटाइप, तो इसको होमोजाइगस, ये होमोजाइगस सेम सेम टाइप का। देखो इसका अलील देखो सेम सेम है। हेटेरोजाइगस का मतलब अलग अलग। इसका देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल टी, राइट। तो ये हेटेरोजाइगस। फिनोटाइप मतलब कोई चीज कैसे दिखती है, जैसे हमने एक प्लांट को देखा वो लंबा दिख रहा है, लेकिन हमको नहीं पता इसके अंदर जीन क्या है, हमको सिर्फ लंबा दिखा, हमने बोला इसका फिनोटाइप ऐसा है कि ये हाइट में लंबा है, टॉल है। जीनोटाइप का मतलब हाँ, अंदर जीन क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होता है, और कैपिटल टी ये भी लंबा होता है, दोनों लंबा होता है, लेकिन इसका जेनेटिक मेकअप ये है, हेटेरोजाइगस है, और इसका होमोजाइगस है। तो ये कैसे होता है वही तो मेंडल ने समझा है। तो ये सब अभी हम समझेंगे कि कैसे होता है, क्यों ये भी टॉल दिख रहा है, क्यों ये भी टॉल दिख रहा है, राइट। अब देखो जैसे ये टॉल दिखेगा तो इसको होमोजाइगस टॉल बोलेंगे, ये दिखेगा तो इसको हेटेरोजाइगस टॉल बोलेंगे। नाम इस तरह से हम लेते हैं, लेकिन ये कैसे होता है ये तो अभी आप समझोगे जब हम मेंडल्स के 3 नियम को पढ़ेंगे। एफ लिखा होगा तो इसका मतलब फीलियल होता है, यानी संतान। सेल्फिंग का मतलब क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ सेम जीनोटाइप। सेम जीनोटाइप के प्लांट के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है, जीनोटाइप सेम है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम जीनोटाइप के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फिंग। या सेम जनरेशन के प्लांट मेंडेलियन क्रॉस में जब हम कराते हैं तो उसको सेल्फिंग। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब जीनोटाइप अलग अलग होता है तो हम कराते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे 3 मेंडल्स के नियम। अब हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है, पेरेंट्स से बच्चों में कैसे किस रूल के अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। इसके लिए मेंडल्स के 3 नियम हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट आर दीज लॉज। द फर्स्ट लॉ सेज only dominant character expresses itself in F1 generation when cross is done between 2 parents। तो सबसे पहले हमको 2 पेरेंट्स लेना है। एक पेरेंट यहाँ पे कैपिटल टी है, दूसरा है स्मॉल टी। अब यहाँ ध्यान से मेरी बातें सुनना। हम जैसे एक प्लांट को लेते हैं तो प्लांट में हमने एक कैरेक्टर चूज किया लंबेपन का। क्या चूज किया? लंबेपन का एक कैरेक्टर, और उसी का दूसरा फॉर्म हमने चूज किया स्मॉल टी, यानी हाइट में हमने चूज किया टॉल और डॉर्फ। ठीक है, तो टॉल को डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे मैंने हाइट के लिए यूज किया है कैपिटल टी, और डॉर्फनेस के लिए यूज किया है स्मॉल टी। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। जब हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करके कोई क्रॉस कराते हैं तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक प्लांट में सब कुछ हो रहा है, उसमें सीड कलर भी है, फ्लावर कलर भी है, फ्लावर की पोजीशन सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक कैरेक्टर पे, वो क्या? हाइट ऑफ द प्लांट। तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं 2 कैरेक्टर पे एक साथ कॉन्सेंट्रेट करता, मतलब मैं टॉल है प्लांट की हाइट भी देखता और सीड का कलर भी देखता, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता। इसी तरह से 3 कैरेक्टर को अगर मैं कंसिडरेशन में करता तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो यहां पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो इस पैरेंटल जनरेशन को प्योर लाइन भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, और उसके बाद क्रॉस कराया। तो सारी पॉसिबल सिचुएशन हमने देखी तो ये हमको मिलता है, राइट। अब इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें ना तो प्लांट बहुत लंबा होगा, ना तो प्लांट बहुत छोटा होगा, बीच का कुछ होगा, हाइब्रिड होगा, करेक्ट ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेंडल ने देखा कि ये सारे प्लांट इसी के जैसे लंबे थे, तो मेंडल सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लंबेपन की जो जीन है, कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट है, ये इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रही, इसको दबा दे रही है।
तो ये कैरेक्टर जो है लंबेपन का, ये डोमिनेंट है और ये हुआ रिसेसिव। तो इस तरह से उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए थे जो मैंने यहां पर लिस्ट में बताया। जैसे हाइट है तो टॉल होगा तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर, डॉर्फ रिसेसिव होगा। अगर ये दोनों की जीन मौजूद होंगे तो ये इसका कैरेक्टर हमको बाहर से दिखाई देगा, इसका नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से बाकी का भी। फ्लावर कलर में वायलेट, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल, सीड कलर में येलो, सीड शेप में राउंड, पॉट कलर में ग्रीन, पॉट शेप में इन्फ्लेटेड। अच्छा, रिसेसिव कैरेक्टर इसके सामने लिखे। फ्लावर कलर में वाइट रिसेसिव है, पोजीशन में टर्मिनल, सीड कलर में ग्रीन, सीड के शेप में रिंकल्ड, पॉट कलर में येलो, पॉट शेप में कंस्ट्रिक्टेड। अब इन्फ्लेटेड माने फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड मतलब आपने पी प्लांट देखा होगा तो कुछ इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड, और इन्फ्लेटेड मतलब यूं। ठीक है, ये तो समझ ही रहे होगा। रिंकल्ड माने झुर्रीदार, सही है। एक्सियल मतलब जैसे ये फूल यहां निकले तो ये एक्सियल है। टर्मिनल का मतलब एकदम टॉप पे निकले। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। आपके एग्जाम में मैक्सिमम 3 पूछता है कि 3 डोमिनेंट और रिसेसिव बताओ, तो कोई सभी 3 याद करके लिख सकते हो। पूरा क्लास 10 में नहीं आता है तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सही है। ओके, तो अब यहाँ समझना इजी होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन में हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन मतलब फीलियल जनरेशन ये हुई। इसमें हमको सारे के सारे टॉल प्लांट मिलेंगे, क्योंकि टॉलनेस की जो खूबी है वो डॉर्फनेस की खूबी के ऊपर डोमिनेट करेगी। तो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे टॉल है तो सारे प्लांट हमको टॉल दिखेंगे। क्या दिखेंगे? टॉल दिखेंगे। अब इनका देखो जीन, देखो जीनोटाइप क्या है। ये जीनोटाइप यहाँ पे एक्चुअल में लिखा। अभी तुमको सब कुछ पता है ना, तो हम जीनोटाइप लिख के समझ लेते हैं। मेंडल को तो ऐसा पता नहीं था, मेंडल तो ऊपर से देखते थे, उनको लगा सब के सब टॉल है, राइट। तो अब उसके बाद इन्होंने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग मतलब इनके जीनोटाइप देखो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका सेल्फिंग कराया तो इनको इस तरह का मिला। कैपिटल से कैपिटल टी कराया, ये मिला। कैपिटल टी से स्मॉल टी, ये मिला। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिला। स्मॉल टी से कराया, ये मिला। तो अब ये तीनों देखो, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है। टॉल ये भी दिख रहा है, टॉल ये भी दिख रहा है, टॉल ये भी दिख रहा है। तो कोई चीज जैसी दिखती है उसको फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस जैसा होता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो रेशियो क्या है? 3:1, यानी तीनों टॉल है और एक शॉर्ट है, तो 3:1 का फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है? यहाँ पे देखो, इसका जीन कैपिटल टी है तो एक टाइप का। 2 ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक ऐसा है जिसमें स्मॉल टी है, तो जीनोटाइप होगा 1:2:1। ये रेशियो याद रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने समझा कि 2 अगर जैसे टॉल है प्लांट और शॉर्ट प्लांट है तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट आपको दिखेंगे। तो ये है डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वही रिसेसिव कैरेक्टर को दबा दे रहा है और अपने आप को ही सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है। तो पहला नियम है। दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेप्टिकेशन। व्हेन सेल्फिंग इज डन, यानी F1 जनरेशन के प्लांट का जीनोटाइप सेम होता है, अब उसमें सेल्फिंग कराई गई तो हमको इस तरह से दिखता है, राइट। जीनोटाइप हमको 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1 दिखता है, राइट। डन बिटवीन प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में सेल्फिंग की जाती है। बिटवीन प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन रिसेसिव कैरेक्टर रीअपियर अगेन। अब रिसेसिव कैरेक्टर तो ये था, राइट। तो ये देखो फिर से आ गया। इसका मतलब ये कहीं गया नहीं था, वहीं पे था। ये प्योर है, इसको जैसा मौका मिला इसने एक्सप्रेस कर दिया। इसको मौका कब मिलेगा? जब इसके साथ कोई डोमिनेंट कैरेक्टर वाला एलील नहीं रहेगा। अभी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला नहीं है, सिर्फ स्मॉल टी इसने अपने आप को फिर से एक्सप्रेस किया। तो इससे क्या पता चला कि ये गैमीट प्योर है, इसकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, मिक्सिंग नहीं हुई। और एक बात और भी पता चली कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो एलील सेपरेट होते हैं और एक एलील दूसरे एलील से पूरी तरह से फ्री है कंबाइन होने के लिए। तो अगर इसको पीनेट स्क्वायर से समझे तो बच्चों हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको ये दिखाना है, राइट, तो इसको बनाने का मेथड यूँ है। इस तरह से आप करोगे तो थोड़ा सा इजी होगा, सही है। ये यूँ कर लो, इधर मेल ऐसे कर लिया,
इधर इस तरह से फीमेल का साइन बना लिया, ठीक। अब देखो दो प्लांट ले रहे हो तो टी टी, दूसरा प्लांट ये है टी और टी। अब इसमें क्रॉस मारो, कैपिटल टी कैपिटल, इसको क्रॉस मारो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से पियोलेट स्क्वायर बना के आप करोगे ना तो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ आपको दिखने लगेगी। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं हो सकती। तो इसमें देख रहे हो हर गैमेट एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है, फ्री है पूरी तरह से, राइट। सेग्रीगेट हो रहा है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये समझा कि रेसेसिव कैरेक्टर जो था वो दबा तो था लेकिन वो प्योर था, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया जब मौका उसको मिला। दूसरा, ये पॉसिबल तभी हो सका क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो इसके एलील होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट मतलब अलग होते हैं और पूरी तरह से फ्री हैं किसी के साथ कंबाइन करने के लिए। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम इसको इसीलिए बोलते हैं। व्हेन सेल्फिंग इज डन बिटवीन प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, रिसेसिव कैरेक्टर रीअपीयर अगेन, इट प्रूव्स प्योरिटी ऑफ गैमेट या नॉन मिक्सिंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ क्योंकि हम एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, हाइट ऑफ द प्लांट। अब मैं दो कैरेक्टर को कंसीडर करता हूं, एग्जाम्पल के लिए हाइट ऑफ प्लांट लेता हूं और सीड का कलर, दोनों को एक साथ कंसीडर करता हूं तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब अगर प्लांट लंबा है तो सीड का कलर येलो भी हो सकता है, सीड का कलर राउंड भी हो सकता है। लंबे प्लांट के होने से सीड के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दो अलग अलग कैरेक्टर है, सही है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टू कैरेक्टर्स नेवर ब्लेंड और डोमिनेट ईच अदर, दे इंडिपेंडेंटली पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल के लिए हाइट ऑफ प्लांट डज नॉट अफेक्ट सीड कलर, दे डोंट ब्लेंड। जैसे ये कैरेक्टर साथ में जाएगा तो ऐसा नहीं होगा वायलेट इसको डोमिनेट कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दो अलग सेपरेट कैरेक्टर हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही हमको थर्ड लॉ पता चल सकता है क्योंकि उसमें दो कैरेक्टर हमको कंसीडर करने होंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट पता चल जाता है, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो बच्चों, फीमेल है तो फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो 22 पेयर तो सेम ही होता है और सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। मेल होता है, मेल का 22 पेयर तो सेम ही होता है और सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। तो ये तो सेम है, इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं। इसको क्रॉस कराओगे तो आपको मिलेगा XX, XY, XX और XY। तो यहां पे देख रहे हो ये XY होगा तो ये बॉय होगा और XX होगा तो ये गर्ल होगा, सही है। यहां पे तुम देख रहे हो कि जो बॉय या गर्ल बन रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर है क्योंकि फादर के पास दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, X टाइप का और Y टाइप का, जबकि माँ के पास, मदर के पास तो सिर्फ एक ही टाइप का है। तो लड़का होता है या लड़की, अगर इसको साइंटिफिकली हम देखें तो उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम दे सकता है, फीमेल के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो बॉय जब होता है तो XY होता है और XX होता है तो गर्ल होता है, और लड़का होगा या लड़की होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फादर, ना कि मदर। तो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।